ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ विद दीक्षा में। बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ट्रेंड की, साथ में जानेंगे कि सेक्टर वाइज किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, आगे किन सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है। इन सारी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मार्केट काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है तो डिटेल में समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि जानकारी इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, और आपको कहाँ कैसे फोकस करना है, किन लेवल्स को ध्यान में रखना है, कब अपने पोजीशंस एंटर करने हैं, कब फ्रेश पोजीशंस एंटर करने हैं और कब एग्जिट करने हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे निफ्टी से और उसके बाद में बढ़ेंगे बैंक निफ्टी पे, फिर हम सेक्टरल एनालिसिस लेंगे और फिर ऑप्शन चेन के थ्रू हम ओवरऑल कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि जो लेवल्स हम सोच रहे हैं क्या वैसे बन रहे हैं कि नहीं। तो लास्ट वीक में हमने देखा कि मार्केट ने लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। बाउंस बैक के बाद में एक अच्छी खासी फॉल फिर से आती हुई मार्केट में नजर आई, और उसके बाद में अगर देखें तो गैप डाउन के बाद में अच्छी खासी गिरावट, लगभग 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में उससे ज़्यादा ही होते हुए नज़र आई थी, लेकिन रिकवरी कुछ हमें देखने के लिए मिली। बट फिलहाल के लिए देखा जाए तो मार्केट काफ़ी बेयरिश दिखाई दे रहा है। अगर हम बेयरिशनेस की रीज़न पूछे तो ऐसा हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है। जो मेजर रीज़न है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है, मार्केट अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर को काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्रूशियल चीज़ हो सकता है। अगर ये अगर ऐसा वॉर होता है, हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये वॉर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये गलत भी हो। अगर ऐसा थोड़ा बहुत भी, अगर एटलीस्ट मान लीजिए बमबाजी भी हो गई तो थोड़ा मार्केट एक बार के लिए हिल जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन देखने मिल रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है LIC का IPO, जो कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे कि मार्केट से अगर FIIs ने मार्केट से पैसा निकाला है तो LIC का IPO एक फिर से एक बहुत बड़ा जाइंट IPO आने वाला है। जो हमने पेटीएम के समय भी देखा था कि अच्छी खासी फॉल कंटिन्यूसली आई थी, तो IPO LIC का फाइल हो चुका है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हो चुका है। प्रोबेबली नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर में आपको LIC के IPO की अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है, मे बी और जल्दी आ सके। तो हो सकता है कि LIC के IPO के कारण भी एक इम्पैक्ट मार्केट पे शॉर्ट टर्म के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैसा है मार्केट से शिफ्ट होकर वो LIC के IPO में आएगा। FIIs को शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, LIC के IPO में FIIs को कहीं जगह नहीं मिलेगी, इसलिए LIC का IPO लेने के लिए FIIs को मार्केट से ही माल खरीदना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है LIC के प्राइसिंग और वैल्यूएशंस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो LIC का IPO एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर है यूक्रेन रशिया। उसके बाद में थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है क्रूड ऑयल। देखिए, जनरली मैं मार्केट को ये मानता हूँ कि मार्केट जब भी अपसाइड मूव करता है वो क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ साथ में मूव करता है। बट अगर भी कुछ दिनों से देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस और मार्केट दोनों ही उल्टे डायरेक्शन में, यानी कोरिलेशन अभी फिलहाल नेगेटिव इनका चल रहा है। जनरली इनका हमेशा आप देखोगे मार्केट हमेशा पॉजिटिव चलता है। क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है तो मार्केट भी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपनीज़ के अगर रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी अच्छे हैं, बट जो रिजल्ट्स जिनमें कमोडिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, वहाँ पे आपको मार्जिन इश्यूज डेफिनेटली देखने मिले। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतने उन सेक्टर में जिनमें कमोडिटी प्ले है, स्पेशली अगर देखा जाए जो FMCG कंपनीज़ हैं, उन पे और मार्जिन्स का प्रेशर पड़ता हुआ आपको नज़र आ सकता है। चौथा फैक्टर जो है वो है मोर देन एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीज। तो रेट इंक्रीज करने की बात तो अभी कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत आपको फेडरल बैंक यानी US का मार्केट पे प्रेशर ज़रूर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करेंगे। फिर भी अगर करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर ग्लोबली देखा जाए और हमारे गवर्नमेंट को देखा जाए तो उन्होंने अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज जो है वो अनाउंस नहीं किया। तो थोड़ा सा ये एक मेरे लिए न्यूट्रल सा प्ले है, बट मेजरली ये 3 फैक्टर तो है ही। साथ में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो आंकड़े आए हैं, प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ हो रहा था, कंटिन्यूसली ग्रोथ अच्छी हो रही थी, वो दिसंबर में स्लो डाउन होते हुए नज़र आई है। इसलिए थोड़ा सा मार्केट में इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। यानी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो है। पिछले 10 महीने 12 महीने के अगर डेटा देखेंगे तो सबसे कम ग्रोथ जो है वो दिसंबर के महीने में हुई थी। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आगे भी ये जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन और हो सकती है। इसलिए यहाँ पे एक जो फैक्टर है मेजर, वो थोड़ा सा प्ले आउट करते हुए नज़र आया। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस यही हैं जो मार्केट में आपको दिखाई देंगे, और मुझे लगता है कि फॉल थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर हम लेवल वाइज बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि हमारे पास में यहाँ पे एक सबसे एग्रेसिव सपोर्ट जो है, अगर मैं इसे मानता हूँ एग्रेसिव डिमांड जोन।
क्योंकि हर बार मार्केट यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करता है। ये बहुत ही एग्रेसिव डिमांड जोन है, 16,800 से लेकर 16,900 की जो रेंज है, ये एक एग्रेसिव डिमांड जोन है। 16,400 एक मेजर सपोर्ट है। ये मेजर सपोर्ट इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ से गिरेगा तो मेरे हिसाब से 14,500 600 के लेवल्स यहाँ से डेफिनेटली ईजिली आते हुए आपको दिखाई देंगे, यानी एकदम स्टेडी फॉल आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मूलाज लगाए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करी है और मुझे इतना समझ में आया कि मार्केट जो है लास्ट फॉल मार्केट की जो है 14,500 के आसपास में रुक जाएगी अगर बहुत मेजर फॉल आता है तो। अगर मेजर फॉल नहीं आएगा तो मार्केट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,500 के आसपास। अगर मैं मार्केट कभी भी अपने हाई से 20% जो करेक्शन देता है, अगर मैं 20% करेक्शन की बात करूँ तो 18,600 से लेकर आप 20% माइनस अगर करेंगे तो लगभग इसकी जो रेंज आती है वो लगभग आती है 14,880 के आसपास की। यानी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे में 15,600 भी एग्रेसिव सपोर्ट है 16,400 के बाद में, यानी 16,400 के बाद में 15,600 एक बहुत एग्रेसिव सपोर्ट है। तो ये डेफिनेटली अगर ये ब्रीच होता है तो 15,000 के आसपास से सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे इसलिए लगता नहीं कि 14 वाले फिगर में हम जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि 15,000 के लेवल्स तो आ ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा चॉपी है। अभी आपको एक जैसा मैंने ट्रायंगल आपको फॉर्मेशन दिखाया तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, यानी मार्केट नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए काफ़ी रेंज बाउंड हो सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी में मंदी या तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट अभी अगर कोई भी अब फॉल दिखाएगा तो एक बाउंस बैक फिर से आएगा। बाउंस बैक में फिर से आपको 17,500 के लेवल्स देखने मिलेंगे, फिर से आपको गिरावट देखने मिलेगी, कुछ ऐसा सिलसिला चल सकता है। क्योंकि मार्केट हमारे अगर इंटरनली देखा जाए तो अब कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं है एक्सेप्ट LIC के IPO से लेके, इसलिए थोड़ा सा आपको ये फैक्टर जो है यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा लगता है अभी एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करना चाहिए। सिर्फ एनालिसिस जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी आप अब एनालिसिस पे ज़्यादा काम करें, मार्केट को वॉच आउट करें। अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने चार्ट के ऊपर से भी जो बहुत सारे लेवल्स मैंने लगाए हुए थे वो मैंने सारे हटा दिए, क्योंकि मैंने क्लियरली अभी एक चीज़ सोची है कि अभी थोड़ा डीक्लटर करना पड़ेगा। अभी हमें बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ मार्केट का मूवमेंट ऑब्जर्व करना है। मार्केट कहाँ से जा रहा है, कहाँ से रिवर्स हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, मार्केट को अभी सिर्फ फॉलो करना है। मार्केट में अभी एक्शन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट अपना एक एक्शन नहीं लेगा, यानी अब मुझे ऐसा लगता है जब तक मार्केट ये रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई बहुत बड़े एक्शन की उम्मीद नहीं करी जा सकती। रैदर ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इधर आए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन में जा सकता है। क्योंकि मार्केट ने काफ़ी समय से देखे तो कुछ ना कुछ एक वॉलेटाइल सेशन ही दिखाया है, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर भागा, तो कुछ इसी तरीके का एक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए ओवरऑल मुझे एक ब्रॉडर रेंज दिखाई देती है 18,400 से लेकर 16,400, और अगर करेक्शन डीप करेक्शन आता है तो यहाँ पे 15,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर इसे समराइज़ करूँ मैं कि क्या आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो सबसे पहले तो हमें जो वेट करना होगा वो है रेंज ब्रेकआउट का। जब तक मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट नहीं करेगा, और रेंज ब्रेकआउट हमारे हिसाब से होने वाला है 16,800 के नीचे में और 17,800 के ऊपर में, तो एक रेंज ब्रेकआउट की हमें वेट करनी होगी। अगर रेंज ब्रेकआउट नहीं आएगा तो जब भी लोअर एंड पे आएगा तो यहाँ पे एक बाय का व्यू बनेगा और इस एरिया में सेल का एक व्यू बनेगा। तो इसी तरीके से हमको रेंज ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे SL जो है छोटे रहेंगे। जब भी ये मिडल ऑफ द रेंज रहेगा हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेड जोन में हम रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इस बार आपको स्टॉक एनालिसिस, इसीलिए मैंने कहा कि अब आपको एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा रादर दैन ट्रेडिंग। इंट्राडे मार्केट ज़्यादा रहेगा आपके लिए। जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे कुछ दिनों में समझ में आया वो ये है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा इंट्राडे हो जाएगा। अगर आपको इंट्राडे में अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बुक करें, वेट ना करें नेक्स्ट डे के लिए कि नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा तो गैप अप खुलने से मैं बेच दूंगा। तो मार्केट अभी BTST का तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए कि कोई मार्केट में BTST होगी। BTST आपको करना नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग आपको जो करना है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर में ही करना है, वो भी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास में। अदरवाइज आपको कोई स्विंग ट्रेड नहीं करना है। इंट्राडे ज़्यादा करना होगा आपको, मुझे जो समझ में आता है रेंज ब्रेकआउट का वेट करें पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। स्विंग ट्रेड करने के लिए आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही बाय या सेल करें, BTST भूल जाएं, ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से सेक्टर्स पे आपको करना है प्ले,
तो जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे सेक्टर्स ऑफ द ईयर हैं उसी में आपको प्ले करना है बाय के लिए। और जब भी सेल पोजीशंस आएगी, जब भी आप रेजिस्टेंस पे कोई सेल कर रहे हैं, तो वो ही सेक्टर जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा, ये दो ऐसे सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, और साथ में आईटी भी। तो जब भी मेजर सब रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं, मार्केट गिरने के चांसेस लगते हैं, तब आप इन सेक्टर्स के अंदर में सेलिंग पोजीशंस बनाएंगे। और जब भी बाइंग पोजीशंस बनानी होगी, तब आपको मेटल्स में, ऑटो में, इनमें ही पोजीशंस बनानी है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, स्पेशली बैंकिंग। तो इन सेक्टर्स के अंदर में आपको बाइंग पोजीशंस बनानी है, इन सेक्टर्स के अंदर में सेलिंग पोजीशन बनानी है। ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी आने वाले समय के लिए, और यही मुझे लगता है कि ज़्यादा प्ले आउट करते हुए नजर आएगी। फॉलोअप वीडियोस हो सकता है मैं आपको और इसके अंदर में डिटेल जानकारी दूं कि किस तरीके से प्ले आउट करना है। लेवल्स तो मैं हर दिन अपडेट करता ही हूँ, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आज आपके साथ में शेयर करी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जानदार स्ट्रैटेजी रहने वाली है आने वाले समय के लिए। बाकी अगर हम कल की बात करें, यानी सोमवार को क्या होने वाला है, तो करंटली अगर देखा जाए SGX है 17,200 पे, और SGX आ चुका है ऑलमोस्ट लोअर एंड पे। अगर हम ट्रायंगल अगर कल इसी तरीके से खुलता है, गैप डाउन 17,200 का, तो लोअर एंड पे आ चुका है। यानी कल मार्केट खुलते तो हमें कोई भी सेलिंग नहीं करनी है, बाइंग नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली सेलिंग नहीं करनी है। तो मैंने SGX का आपके सामने चार्ट रखा है, और SGX के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायंगल जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। यानी कल मार्केट अगर गैप डाउन होगा तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। साथ में हमें ये भी देखना होगा कि SGX किस तरीके से आपको व्यू दिखाता है कल के ओपनिंग पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कल गैप डाउन अगर खुल गया SGX भी, तो फिर थोड़ा सेलिंग आ सकती है, सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर वापस ऊपर की तरफ निकलता है, यानी जिस लेवल पे आज की क्लोजिंग है उसी लेवल के आसपास होल्ड करता है, 17,150 से 17,200 के बीच में ही अगर होल्ड आउट करता है, तो मार्केट में आपको खुलते ही सेलिंग नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करना है, इमीडिएटली कोई भी एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में अब कल के लिए सबसे पहले बुलिश लेवल्स की मैं बात करूंगा कि बुलिश लेवल्स आपके लिए क्या रह सकते हैं। हालांकि कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, और भी कुछ न्यूज़ है जो मैं बैंक निफ्टी के टाइम पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बुलिश लेवल्स की बात करें, हालांकि इससे संभावनाएं कम है, मोर और लेस मुझे साइडवेज टू नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर भी बुलिश लेवल 17,500 से लेकर 17,350 इस रेंज में आपको देखने के लिए मिल सकती है। बियरिश लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी गिरावट इमीडिएटली अगर मॉर्निंग में होती है तो 17,200 से लेकर 17,400 ये आपके लिए एक बियरिश रेंज का काम करेगी। साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है साइडवेज रेंज आपको कल जो बेयरिश रेंज है इसी के आसपास दिखाई देगी, इससे ज़्यादा के लेवल्स फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। इंपॉर्टेंटली अगर बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी होल्ड आउट करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव न्यूज़ है, बैंक निफ्टी में नेगेटिव न्यूज़ ये है कि SBI और बाकी जो बैंक्स हैं उनके साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है ABG शिपयार्ड का, जो काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और यहाँ पे हर एक जन का मेरे पास में मैसेज आ रहा है कि सर मार्केट गया, मार्केट फॉल, ये वो है। खैर जो भी है, तो ये होता है जब आपके पास में पूरी जानकारी नहीं होती है, आप सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ के बेस में ट्रेड करते हैं। हो सकता है सेंटिमेंट वाइज ऑपरेटर गेम खेले और कल फिर से गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने के लिए मिले, तो मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि मार्केट नहीं गिरेगी कल। लेकिन अगर मार्केट गिरती है, इसका लॉजिक मैं ये नहीं दूंगा कि ABG शिपयार्ड के साथ में इसका कोई बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजंस हो चुके हैं, बैलेंस शीट्स में ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी इसमें अब आपको नेगेटिव इफेक्ट आगे देखना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ रिकवरी ही देखने के लिए मिले ABG शिपयार्ड के, अगर फ्रॉड केस फाइल हुआ है तो रिकवरी ही आपको देखने मिले किसी भी कारण से। बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी बैंकिंग सेक्टर में आ रही हैं, बैड बैंक बनने वाला है। साथ में अगर आप देखेंगे तो रीस्ट्रक्चरिंग्स जो है ARCs वगैरह बन रही हैं। अपना येस बैंक ने भी अपनी जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन किया है। तो बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो आने वाले समय में आपको बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में तो ज़बरदस्त रिटर्न देंगे डेफिनेटली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFCs में भी अच्छे आपको और मोमेंटम देखने मिलेंगे। तो मेरे लिए अगर कोई भी डिप आता है तो बैंक निफ्टी में तो बाय करने का ही व्यू बनेगा। उसके बाद में मेजर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मेजर सपोर्ट मुझे नज़र आता है 37,700 पे। ये एक बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट है मेरे लिए। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तब आपको एक एग्रेसिव फॉल लगभग 36,700 और उसके नीचे के 36,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
बट अदरवाइज मार्केट ओवरऑल एक डायरेक्शन साइडवेज में है। अगर हम करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट का बैंक निफ्टी का सपोर्ट 34,000 के आसपास आता है और रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 40,800 900 के आसपास आता है और करंटली 38,500 पे ट्रेड कर रहा है, यानी एकदम देखा जाए तो मार्केट के लगभग बीच के आसपास में ट्रेड कर रहा है। यानी अगर फॉल भी कंटिन्यूसली होती है 34,000 इज़ द लास्ट लिमिट, इसके नीचे नहीं जाएगा। ये एकदम ब्लाइंड बाय का जोन है, आप लिख के ले लीजिए। अगर यहाँ पे आता है आपको डेफिनेटली ब्लाइंड बाय करना ही करना है, ये मौका नहीं चूकना चाहिए। इस लेवल को बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे आपको बाय करना है। 34,000 का लेवल ऐसा है कि यहाँ पे ब्लाइंड बाय करना ही करना है और वापस अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको सेल करना ही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि ब्लाइंड सेल करना, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन अगर बुलिश है तो और इसके ऊपर भी निकल सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट जो है लगभग यहाँ पे हुआ लेकिन फेल होते हुए नज़र आया, फिर से वापस रिटेस्ट के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो आपको बहुत ज़्यादा एक्शन देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं एक साइडवेज का स्टांस ही लूँगा और बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बैंकिंग मेटल्स ये सारे अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं पे आईटी स्टॉक से कंटिन्यूड प्रेशर और रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन हाइप बहुत ज़्यादा हुआ ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा साइडवेज रेंज की, कि मार्केट अगर साइडवेज रेंज रहता है, यानी जिस तरीके से मार्केट गैप डाउन भी होगा, तो आपके लिए रेंज जो है 38,000 से लेकर थोड़ी सी साइडवेज रेंज इसमें बड़ी रहेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 38,500 ये मेरे लिए साइडवेज रेंज रहेगी। बेयरिश रेंज हो सकता है कि अगर इससे ज़्यादा गिरावट आती है तो 37,700 37,700 मेरे लिए बेयरिश रेंज रहने वाली है। और वहीं पे अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं, जिसकी संभावनाएं काफ़ी कम है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, क्योंकि गैप अप खुलने की कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। फिर भी अगर मार्केट बुलिश रहता है तो लगभग 38,500 से लेकर ऊपर में 39,200 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करें अगर निफ्टी ऑटो की, तो सबसे पहले यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है और लगभग सारे ही स्टॉक्स में एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है। मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। मेजर मूवमेंट नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रिटिकल रहने वाला है आपके लिए, सारे ही सेक्टर्स के लिए। ऑटो फिलहाल के लिए साइडवेज है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन अगर देखा जाए तो 11,200 है, इसके नीचे जाने से बड़ी इशू आ सकती है, तो 11,200 हमारे लिए करंटली स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली कमोडिटीज़ के अंदर में भी इन्फ्लेशन का प्रेशर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। 6,000 के ऊपर में एक फ्रेश मूवमेंट थोड़ा सा बनेगा, पुल बैक बनेगा और 5,800 फिलहाल के लिए सपोर्ट है। तो कमोडिटीज़ का भी एक साइडवेज हमें दिखाई दे रहा है। कंजम्पशन स्पेस भी लगभग साइडवेज है, मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास है, बाय करने का कोई व्यू नहीं बनता है। एनर्जी स्पेस की बात करें तो लगभग एक साइडवेज पोजीशंस में है, 24,000 एक एग्रेसिव सपोर्ट है। अभी ये भी मुझे साइडवेज ही नज़र आता है, वोलेटिलिटी डेफिनेटली बनी रहेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज भी सिमिलर पैटर्न बनाते हुए नज़र आ रहा है। एक एकदम ट्रायंगल यहाँ पे भी बना हुआ है, ये भी मेक एंड ब्रेक लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 17,500 17,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। FMCG स्पेस कंटिन्यूसली वीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मोमेंटम जो वीकनेस का है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन प्रेशर के कारण मार्जिन इश्यूज रहेंगे, इसलिए एक शॉर्ट टर्म अभी भी पेन FMCG स्टॉक्स में रहेगा। इंफ्रा स्टॉक्स भी सिमिलर लाइन पे अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए एग्जैक्टली जैसा निफ्टी चलेगा वैसा ही हम इसमें भी ट्रेड करेंगे। IT स्टॉक्स फिर से 34,000 का एक ब्रेकडाउन एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जो मुझे लगता है कि शायद ब्रीच कर सकता है। हालांकि TCS का रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, तो हो सकता है TCS इसे पुल करने की कोशिश करे, बट सेक्टर को अगर यहाँ पे तेज़ी सेक्टर वाइज तेज़ी नहीं होगी तो डेफिनेटली साइडवेज रहेगा। इसलिए IT आपके लिए 34,000 स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे में काफ़ी बड़ा एक डाउन साइड देखने मिल सकता है। मीडिया स्टॉक्स भी बड़े लॉन्ग कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ पे भी कोई बाय का तो व्यू नहीं बनता है। मेटल स्टॉक एक ऐसा स्पेस है जिसमें एक अच्छी तेज़ी हमने देखी थी लोअर लेवल से, उसके बाद में हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट के इसने संकेत ज़रूर दिए हैं। अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर में जाएं तो वीकली चार्ट्स भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन अब हमें चाहिए फॉलोअप। अगर फॉलोअप आता है तो 7,200 यानी 20% अपसाइड यहाँ देखने के लिए मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। यानी टाटा स्टील, सेल, वेदांता ऐसे स्टॉक्स आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। MNC स्टॉक्स में भी एक साइडवेज पोजीशंस देखने मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि मोमेंटम बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, ये भी बहुत साइडवेज है, तो यहाँ पे भी कोई बाय का व्यू नहीं बनता है। फार्मा भी सिमिलरली एक साइडवेज रेंज में है, बाय सेल का कोई व्यू नहीं है। PSU स्टॉक्स भी साइडवेज हैं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। PSU
बैंक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कल एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, 2800 तक का पॉसिबली है कि आ सकता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा पेन टेम्पररीली देखने मिलेगा, लेकिन फिर से पुल बैक ज़रूर आपको आता हुआ दिखाई देगा। रियल स्टेट स्टॉक्स यहाँ पे ये बहुत ही मेजर और क्रिटिकल लेवल्स पे है, तो यहाँ पे भी वॉच आउट करें, बहुत एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाएं। CPSE इंडेक्स ये भी साइडवेज है, अभी फ़िलहाल पोजीशंस फ्रेश बनाने का कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी सिमिलरली इसी लाइन पे दिखाई दे रही है। प्राइवेट बैंक्स कुछ हद तक अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिले, बट ICICI बैंक का भी ABG शिपयार्ड में कुछ हिस्सा रहा है, तो हो सकता है कि उसका पेन जो है वो देखने मिले वापस से। निफ्टी हेल्थ केयर सिमिलरली, निफ्टी अगर हम इंडिया डिजिटल की बात करें तो ये भी बहुत शार्प करेक्शन में दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस में पर्टिकुलरली मुझे लगता है थोड़ी तेज़ी बन सकती है, इसलिए ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में आप पोजीशंस बनाने की सोच सकते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर 2 सेक्टर देखे जाए, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस, तो ये काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट में 100, 200, 500 ये सारे के सारे सेक्टर्स आप देखोगे कि सारे ब्रेकडाउन जैसी पोजीशन में ही दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप में और पेन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा आपके लिए पेनफुल रह सकते हैं। 12,000 से ऑलमोस्ट 10,600 आ चुका है, तो यहाँ पे करेक्शन डेफिनेटली अच्छा हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पे भी बाइंग जोन आती हुई नज़र आ सकती है। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप में फिर से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, लेकिन टेम्पररी पेन ज़रूर है। रिवर्सल नहीं हुआ तो काफ़ी बड़ी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग देखने मिलेगी। वहीं पे मल्टी कैप स्टॉक्स में देखा जाए तो ये भी सिमिलरली साइडवेज ही है। तो ओवरऑल अगर सारे चार्ट्स देखेंगे लगभग साइडवेज टू नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देंगे, कहीं पे कोई बाइंग की संभावनाएं आपको इमीडिएटली नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है, ये एकदम क्लियर है। स्मॉल कैप 50 देखें तो ये बिल्कुल ब्रेकडाउन के नज़दीक है, यहाँ से कोई भी गिरावट बड़ी गिरावट का रूप ले सकती है। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी फर्दर करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी फ़िलहाल जिस सेक्टर में जहाँ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं रादर देन स्मॉल कैप मिड कैप। बट याद रहे कभी भी स्मॉल कैप मिड कैप के इंडाइसेस रिवर्सल लेंगे तो सबसे पहले तेज़ी आपको स्मॉल कैप में ही देखने मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि आपको बैलेंस्ड वे में चलना पड़ेगा, सेक्टरल रोटेशन कंटिन्यूस करना पड़ेगा, जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए हैं वैसे ही ट्रेड करें, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करें 17,600 पे अगर आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त पुट अनवाइंडिंग हुई है, यानी यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे इमीडिएटली रेजिस्टेंस बना है 17,400 पे। मॉर्निंग अगर आप देखेंगे कि कल अगर मॉर्निंग में खुलता है 17,200 पे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई फ्रेश सपोर्ट लेने का काम नहीं हुआ है। 17,100 17,000 पे डेफिनेटली सपोर्ट बना, यानी इमीडिएटली अगर गिरावट 17,200 के आसपास होती है, क्योंकि SGX अगर मान लीजिए और 100 पॉइंट नीचे चला जाता है तब भी मुझे लगता है कि 17,200 से ज़्यादा की गिरावट नहीं होनी चाहिए, अगर होगी भी तो पुल बैक आना निश्चित नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस देखें तो 17,200 300 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 17,400 पे एक फाइटिंग लेवल चल रहा है जो कि करंट क्लोजिंग के लेवल के आसपास है, लेकिन डेफिनेटली अगर नीचे जाता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक या पुल बैक ज़रूर आएगा, इसकी क्लियर कट संभावनाएं बन रही है। तो पुल बैक में आप एक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। कल लास्ट डे भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में नीचे जो पुल बैक आया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वापस से गिरावट ज़रूर हुई लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट आपको ज़रूर मिला। इसलिए कल अगर गिरावट होती है तो पुल बैक में डेफिनेटली अच्छी ताकत हो सकती है, तो वहाँ पे एक बार पोजीशंस आप इंट्राडे के हिसाब से बना सकते हैं, डिप में बाय करने का और हायर लेवल्स पे सेलिंग करने का, बट कंप्लीटली इंट्राडे सेटअप ही नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें 38,500 38,500 यहाँ पे मेक एंड ब्रेक लेवल जैसा सिचुएशन दिखाई दे रही है। इमीडिएटली यहाँ पे भी फ्रेश पुट राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, 39,000 पे पुट अनवाइंडिंग है, यानी ऊपर में रेजिस्टेंस डेफिनेटली बन रहा है, तो ऊपर जाने की संभावनाएं कम है, नीचे जाने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्यूमुलेटिव OI में 38,500 ये क्लियरली एक फाइटिंग का लेवल नज़र आ रहा है। अगर इसके नीचे टिकता है तो यहाँ से फिर से थोड़ी बहुत गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक साइडवेज का ही पोजीशन बनते हुए ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। 39,000 के ऊपर जाने की संभावनाएं ऑलमोस्ट नील दिखाई दे रही है अंटिल अनलेस कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग होती हुई नज़र आए। इसलिए ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मेरा यही कहता है कि मार्केट में जो मूवमेंट आने वाला है वो थोड़ा सा स्टैगनेंट रहेगा, सेक्टर वाइज देखने मिलेगा, गैप डाउन में तेज़ी देखने मिल सकती है और वापस हायर लेवल्स पे सेलिंग होगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि मार्केट में कोई अच्छा स्ट्रक्चर है ट्रेड करने के हिसाब से, तो बेटर रहेगा इस समय आप मार्केट को अवॉइड ही करें ट्रेड करने के लिहाज से। अगर आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना या स्टॉप लॉस काटना ना भूलें। स्टॉप लॉस डेफिनेटली
बार बार ट्रिगर मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा देखने मिलेगी। और इसी से बचने के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में अभी कुछ दिनों के लिए दूर रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, मेरी इनसाइट्स आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वैल्यूएबल लगती है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।